वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और हमने कल पढ़ चुका था हड़प्पा कालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। और आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक जीवन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था, सामाजिक जीवन क्या था। ये टॉपिक जो है आपका प्री हो या मेंस हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज पूरा लेक्चर वॉच करना। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके कुछ पॉइंट हैं। पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद हर एक पॉइंट को वन बाय वन समझेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ का समाज एक समता मूलक समाज था। दूसरा पॉइंट है यहाँ का समाज एक बहु प्रजाति समाज था। तीसरा पॉइंट है मात्र सत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का समाज जो है उपयोगितावादी समाज था। नेक्स्ट पॉइंट है सुशिक्षित समाज, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ का समाज जो है सुशिक्षित समाज था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का समाज शांतिप्रिय था। और अंतिम पॉइंट है वो है अंतिम संस्कार, यानी कि समाज में किस प्रकार से अंतिम संस्कार होते थे। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये पॉइंट को हम वन बाय वन समझ जाते हैं। ठीक है, ये है सिंधु घाटी का समाज। सबसे पहले समझते हैं यहाँ का समाज जो है समता मूलक समाज था। अब सवाल उठता है कि समता मूलक समाज का मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ के समाज में जाति प्रथा और छुआछूत के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए बोला गया है यहाँ का समाज क्या है, समता मूलक समाज है। लेकिन हम देखते हैं कि समाज में चार भागों में व्यक्त है। जो समाज है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके चार पार्ट हैं। ठीक है, एक है विद्वान, एक है योद्धा, एक है व्यापारी, एक है श्रमिक। लेकिन ये जो चार वर्ण दिए गए हैं, ये चार वर्ण जो है जन्म मूलक ना होकर कर्म मूलक थे। यानी कि इसका मतलब है कि जो एक पति पत्नी है उसके चार पुत्र हैं, उसमें जो चारों पुत्र हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने वर्ण के अकॉर्डिंग वो अपना काम चूज कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं वर्ण व्यवस्था कर्म मूलक है। जैसे कि मान लो एक माता पिता के चार पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र जो है वो पढ़ना चाहता है, वो वेदों का अध्ययन करना चाहता है, उसने वाले वर्ण को अडॉप्ट कर लिया है। कौन से वर्ण को? पढ़ने वाले को, पढ़ना और पाठन को, तो वो कहलाएगा ब्राह्मण। और जो दूसरा पुत्र है वो ये चाहता है कि मैं शस्त्र विद्या सीखूं, यानी कि वो योद्धा बनना चाहता है, उसने योद्धा जो वर्ण है उसको अडॉप्ट कर लिया है, तो वो कहलाएगा क्षत्रिय। जो तीसरा पुत्र है वो चाहता है कि मैं ट्रेडिंग करूं, मैं व्यापार करूं, तो वो कहलाएगा वैश्य। और जो अंतिम पुत्र है वो कहलाएगा क्षुद्र। और क्षुद्र का मतलब ये होता है कि वो जो ऊपर के तीन वर्ण हैं उसकी वो सेवा करेगा। इस प्रकार से एक ही माता पिता के अगर चार पुत्र हैं और चारों ने अपना अलग अलग वर्ण को एडॉप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो वो कहलाएंगे, जो वहां की व्यवस्था है वो जन्म मूलक ना होकर कर्म मूलक है। इसी प्रकार से यहाँ का समाज क्या था, समता मूलक समाज था, हमें ये दिखाई देता है। हुआ क्लियर? यहाँ पर अभी भी वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक नहीं हुई है। जो जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। हुआ क्लियर? तो आपको समझ में आ चुका होगा कि समता मूलक समाज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है बहु प्रजाति समाज। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ का समाज जो है बहु प्रजाति समाज था। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सी प्रजाति हमें दिखाई दी है। इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सी जातियों के हमें साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से एक है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, दूसरी है भूमध्य सागरीय, तीसरी है मंगोलाइड और चौथी है अल्पाइन। यहाँ पे चार प्रकार की जो जातियां हैं उसके लोग जो हैं यहाँ पर निवास करते थे, इसलिए यहाँ का जो समाज था वो क्या था, बहु प्रजाति समाज था। हुआ क्लियर? ठीक है, यहाँ के समाज हमें वर्गीय विभाजन के साक्ष्य दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत जो शासक वर्ग है वो पश्चिमी दिशा में यानी दुर्ग में रहता था, और जो आम जनता है, जो सामान्य जनता है, वो पूर्व दिशा में स्थित एक निचले शहर में निवास करती थी। और इसके साथ ही जो लोथल है, लोथल में 13 कमरों का मकान प्राप्त हुआ है, जो संभवतः किसी धनी व्यापारी का रहा होगा। उसी प्रकार जो है यहाँ पर एक जो हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ पे हमें श्रमिक आवास के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो समाज है इसमें दो वर्ग दिखते हैं, एक है उच्च और एक है निम्न। ठीक है, जो उच्च है वो शासक वर्ग है जो रहता है पश्चिम दिशा में, जो निम्न है जो सामान्य है वो रहता है पूर्वी दिशा में। हुआ क्लियर? तो यहाँ का समाज क्या था? वो था बहुप्रजातीय समाज था। ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिंधु सभ्यता है उसका जो समाज था वो था मात्र सत्तात्मक समाज था। एक्चुअली यहाँ से हमें मिली है मात्र देवी की मूर्ति मिली है, इसलिए ऐसा माना गया है कि यहाँ का समाज क्या रहा होगा? मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति है ये बहुत शानदार थी और उसके जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो कि यहाँ से बाल विवाह और पर्दा प्रथा ये दोनों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होते। इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत शानदार थी, क्योंकि यहाँ पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा दोनों के साक्ष्य में प्राप्त नहीं होते। और जो मात्र देवी की मूर्ति मिली है उससे ये कह सकते हैं कि यहाँ का समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। हुआ क्लियर? जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो था उपयोगितावादी समाज था। अब ये उपयोगितावादी समाज क्या होता है? तो ये समझ जाइए कि यहाँ पर प्रदर्शन व दिखावे की कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। ओनली जो वस्तु दिखी है, ओनली हमें वो वस्तु दिखी है जिसका उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग था। यानी कि उपयोगितावादी समाज वो कहलाता है जहाँ पे हमें उपयोग के अलावा कोई दूसरी वस्तु में दिखाई नहीं देती। जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो भवनों के दरवाजे मिले हैं, जो दीवार मिली है, इसमें किसी प्रकार की कलाकृति हमें दिखाई नहीं देती। यद्यपि कुछ स्थानों पर जो सौंदर्य के प्रसाधन मिले हैं, जैसे कि जो चंद्रहड़ू है, बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इत्र मिला है, कागज मिला है, परंतु ये जो वस्तुएं मिली है ये संभवतः मेसोपोटामिया से प्रभावित हमें दिखाई देती है। यानी कि जो सभ्यता है, जो ये वस्तु थी, क्योंकि ये लोथल क्या था? लोथल एकमात्र बंदरगाह था। कहाँ का? हड़प्पा कालीन सभ्यता का। तो ये यहाँ पे गोदीवाड़ा थे, यहाँ पे विदेशी आते रहे होंगे, तो उनके द्वारा जो वस्तु लाई गई होगी उसके साक्ष्य में दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वस्तु दिखी है, कौन सी? इत्र हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये जो दिखावे की वस्तु मिली है लोथल से, एक्चुअली वो हड़प्पा समाज की ना होते हुए ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की वस्तुएं रही होगी संभवतः। हुआ क्लियर? तो यहाँ का समाज क्या था? वो था उपयोगितावादी समाज था। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कोई भी दिखावे की वस्तु में दिखाई देती, ओनली वो वस्तु दिखती है जिनका इनके जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग था, उसे कहते हैं उपयोगितावादी समाज। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है वो है सुशिक्षित समाज। जो यहाँ का समाज था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी समाज था, वो क्या था? सुशिक्षित समाज था। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ का समाज सुशिक्षित समाज था? तो उसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से हमें लिपि और मानक नापतोल, लिपि और मानक नापतोल की इकाइयों के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं या उसके संकेत मिले हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि यहाँ का समाज जो है सुशिक्षित समाज रहा होगा। जैसे कि आज भी जो है भारत में, जैसे कि वर्तमान में जो नापतोल की इकाई है वो क्या है? वो है 10, 20, 30, 40। ठीक है, और जो उस समय जो नापतोल की इकाई मिली है वो क्या थी? वो थी 4, 8, 16, 32। यानी इससे हमें ये संकेत मिलते हैं कि यहाँ का समाज एक सुशिक्षित समाज रहा होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का समाज क्या था? शांति प्रिय समाज था। अब हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ का समाज शांति प्रिय समाज रहा होगा? तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हड़प्पाई समाज था ये शांति प्रिय समाज के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित जो स्थलों की खुदाई से जो आक्रामक अस्त्र और शस्त्र की जो प्राप्ति हुई बहुत कम मात्रा में हुई है। जब बहुत कम मात्रा में हुई है तो ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ का समाज जो है शांति प्रिय समाज रहा होगा। हुआ क्लियर? इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता में दुर्गों का अत्यधिक महत्व हमें दिखाई देता है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि इस सभ्यता के निवासी आक्रमण की बजाय सुरक्षा को अधिक महत्व देते थे। यानी कि जो दुर्ग थे उसका संबंध किससे था? वो था सुरक्षा से, ना कि वो
आक्रमण से था। हुआ क्लियर? तो इसलिए यहाँ का समाज जो है हम कह सकते हैं कि शांति प्रिय समाज रहा होगा। और यहाँ के जो लोग थे यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। और इस सभ्यता के जो लोग हैं उनका जो मनोरंजन था वो था शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना, चौपर, पासा खेलना, ढोल और वीणा बजाना। ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐड नहीं है कि यहाँ के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ये मनोरंजन के लिए करते क्या थे? तो ध्यान रखना, मनोरंजन के लिए ये शिकार करते थे, जो पशु पक्षी हैं उसको आपस में लड़ाते थे, चौसर खेलते थे, ठीक है, ढोल और वीणा बजाते थे। और यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हुआ क्लियर? ठीक है। अंतिम पार्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अंतिम संस्कार है ये किस प्रकार से होते थे, यानी कि जो समाज था वहां पे जो लोग मरते थे उनका जो अंतिम संस्कार है ये कैसे होता था। तो ध्यान रखना यहाँ पर शवों का जो अंतिम संस्कार है उसके लिए 3 प्रकार के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह समाधिकरण। जो पूर्ण समाधिकरण है उसमें शव को पूर्ण रूप से भूमि में दफना दिया जाता था, उसे कहते थे पूर्ण समाधिकरण। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आंशिक समाधिकरण। अभी आंशिक समाधिकरण क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो शव है उसको पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षी इतना खाते थे उसके बाद जो शव बचता था उसको भूमि में दफना दिया जाता था, इसे कहते हैं आंशिक समाधिकरण। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दाह संस्कार। दाह संस्कार के अंतर्गत जो है जो शव है उसको जलाने की प्रथा भी यहाँ पे विद्यमान थी। और जो मोहनजोदड़ो है वहां से हमें साक्ष्य मिले हैं किसके? शव को जलाने की प्रथा वहां पे विद्यमान थी। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। और ये भी ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन करता है कि हड़प्पा के जो शव थे वो किस दिशा की ओर रखकर दफनाए जाते थे। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पे यूपीएससी पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो हड़प्पा के जो शव हैं ये दफनाने के लिए जो दिशा थी वो थी उत्तर दक्षिण। जो उत्तर है वहां पे होता था सर और जो दक्षिण है उसकी ओर होता था पैर। ठीक है? और इस प्रकार से जो दिशा के माध्यम से ही उसे भूमि के अंदर दफनाया जाता था। तो उत्तर की ओर होता था सर और दक्षिण होता था उसका पैर। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि हड़प्पा में शव को जो दफनाया जाता था उसमें जो उसकी दिशा क्या होती थी, तो उत्तर में क्या होता था सर और जो दक्षिण है उसकी ओर होता था उसका पैर। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो समाज है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा इसका आर्थिक जीवन का और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसका हम राजनीति पढ़ लेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों जो पार्ट है समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से समझ पाओगे आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समाज क्या था, राजनीति क्या थी और आर्थिक जीवन क्या था। ये जो सिंधु घाटी का समाज है यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं प्री में, परंतु जो मेंस है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का समाज को आप बताइए, उसका संक्षेप में विवरण दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आपको सिंपल सिंपल सा जो पॉइंट है कौन से, समतामूलक समाज, अंतिम संस्कार, बहुप्रजाति समाज, ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज, उपयोगितावादी समाज, शांतिप्रिय समाज और सुशिक्षित समाज। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप लिख कर हल कर एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था समाज समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन पर, तो प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।